धन्यवाद जी। धन्यवाद रमाशंकर जी। बहुत फैला करके उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे एक रूपक जैसा लग रहा है कि जैसे को ऊन का गोला होता है ना, जिसके होते दो सिरे हैं और उससे बोलते बोलते उसका एक सिरा यदि काट दे तो खूब सारे सिरे उसके दिखने लगते हैं। तो रमाशंकर जी ने अपने उस वक्तव्य, अपने इस महत्वपूर्ण वक्तव्य में बहुत सारे सिरों को छू लिया। बहुत सारे कंट्राडिक्टरी भी उसमें थे, एक अहिंसा को लेकर के जो उन्होंने बात कही और तमाम सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि उन पर बातें होंगी ही, मैं भी कुछ बातें कहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं हितेन पटेल जी को, हितेन पटेल जी से अनुरोध है, हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार और फेलो हैं, कलकत्ता से हमारे बीच में, मुल्ता बिहार के। मैं हितेन जी से अनुरोध करता हूँ अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित मित्रों और हमारे सामने जो बैठे हैं, लगभग उनके धैर्य का इम्तहान होगा अभी, क्योंकि खाना लग रहा है और मुझे आपको सुनना पड़ेगा करीब करीब 30 मिनट। तो ये हिंसा है, लेकिन अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मित्रों, ये इस शहर में पहली बार आने का मौका इस कार्यक्रम के कारण मुझे मिला है और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ। इस शहर के बारे में सबसे पहली बार सोचना शुरू किया था जब यशपाल के उपन्यासों से गुजरा था, और यशपाल के उपन्यास में कानपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, और वो जो श्रमिक आंदोलन वगैरह की जो बातें हैं वो उसका बहुत सारा सिरा इससे जुड़ता है। 3 बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने सुने, और तीनों व्याख्यानों में एक किस्म की उग्रता है, और इस उग्रता को मैं किसी नेगेटिव की तरह नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तीनों ही बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य थे, और भले ही राजा राम जी उस ओजस्विता के साथ ना बोल रहे हों, लेकिन उन्होंने बातें बहुत अच्छी उठाई। अनुज ने तो खैर हम लोगों को अभिभूत किया ही। रमाशंकर जी ने बहुत सही कहा, वसंत जी ने, कि बहुत सारे सूत्र हमारे सामने रख दिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं इससे थोड़ा अलग जाने की कोशिश करूंगा, और इसमें कोशिश ये रहेगी कि ये जो हिंसा और अहिंसा का द्वैत रच रहे हैं हम, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। सबसे पहले मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है कि अगर आपके पास चुनाव की स्थिति हो कि एक तरफ बल हो, तो जिसको कि हिंसा जो है बल का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही हो सकता है। तो उस अर्थ में अहिंसा प्रेम के लिए ही है। और ये बात मैं अभी धवन साहब की किताब है, जो सबसे पहली पुरानी किताबों में से है, जो गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर आई थी, नवजीवन से आई है वो किताब। कोई पढ़ता नहीं है अभी सर धवन जी की किताब को। 1939 से 41 के बीच में वो लिखी गई किताब है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लिखी गई थी किताब। मैं उसको पढ़ रहा था यहाँ आने के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि वो नॉन वायलेंस को लगभग प्रेम की तरह जो है वो ला रहे हैं अपने उसमें थीसिस में। और प्रेम का बहुत अधिक प्रयोग, शब्द का प्रयोग जो है, गांधी जी भी अपने अंतिम वक्तव्यों में बार बार कर रहे हैं। तो मुझे ये लगने लगा है अब कि इस शब्दावली के घेरेबंदी से हमको निकलने की ज़रूरत है। ये बल प्रयोग और प्रेम के बीच का मामला है। अगर आप समझते हैं कि बल प्रयोग करके आप अपने प्रतिद्वंदी को मनवा सकते हैं, हरा सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या खाना है, कैसे रहना है, तब तो फिर आप हिंसा की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बदलने का दूसरा रास्ता भी है, तो फिर आपके पास प्रेम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके कई रूप हो सकते हैं। गांधी उसका एक रूप उपस्थित करते हैं। गांधी एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की चिंता के साथ हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। भारत में दुर्भाग्य से
गांधी का एक ऐसा स्वरूप हमने निर्मित कर लिया है जिसने गांधी के संग बहुत अन्याय किया है। A.B. शाह नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे वो। उन्होंने एक किताब लिखी, छोटी सी किताब है, एम.एन. रॉय के संदर्भ में उन्होंने कुछ बात की थी और निर्मल कुमार बोस के संदर्भ में कुछ बात की थी। उन्होंने कहा था कि 1947 के बाद एक ऐसे गांधीवादियों का गिरोह पैदा हो गया है जिसने गांधीवाद की एक बहुत ही गलत किस्म की व्याख्या लोगों के सामने रख दी है, और वही बहुत ही शक्तिशाली हो गया है और वही गांधी को डिफाइन और रीडिफाइन कर रहा है। और इस क्रम में हमारे पास जो गांधी उपस्थित होते हैं वो क्रांतिकारी गांधी नहीं हैं, बल्कि सत्ता के पक्ष के आदमी बन जाते हैं। अहिंसा सत्ता पक्ष का दर्शन बन जाता है, जो कि वो नहीं है। गांधी का अहिंसावादी दर्शन, अगर उस शब्दावली का प्रयोग करें, वो प्रतिपक्ष की तरफ से आया हुआ स्वर है। जनवादी स्वर को मैं उस अर्थ में पॉपुलर फोर्स के संग जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर एक किस्म से एक सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास हमें बहुत दिग्भ्रमित कर रहा है। कम से कम इस वक्त लग रहा है, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। इतिहास ने हम लोगों को ये पाठ लगभग पढ़ाने की जिद ठान ली है कि इस देश को आजादी गांधी ने दिलाई है। ये जिद है, और ये जिद है ऐसी कि कोई इससे बाहर जाना नहीं चाहता है। लेकिन ये दुर्भाग्य से सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि इस देश को आजादी गांधी ने दिलाई है। कम से कम 3 ऐसी धाराएं थीं इस देश में जिसने भारत को रूपांतरित करने की कोशिश, राजनीतिक कोशिशें की हैं। और इस बात को ध्यान में रखिए कि गांधी जो हैं, जिस धारा के साथ जोड़ लिए जाते हैं, उस धारा के साथ भी गांधी का संपर्क जो है बहुत स्मूथ किस्म का नहीं है। उसके भीतर की अंदरूनी लड़ाई में गांधी जो हैं वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह पाए। मैंने इस पे काम किया है 2-3 साल। मैं इस बात से, आपको कभी मौका रहा तो कभी बातचीत करेंगे, कि गांधी 1927 तक ही अपनी पूरी बात कहने का जोखिम उठाते हैं। उसके बाद वो कंसीड करते जाते हैं और अंत में लगभग विलाप की स्थिति में आ जाते हैं। ये मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, और इस पर लोग थोड़े उत्तेजित भी हो जाते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं कि गांधी जो हैं वो 1942 के बाद जो हैं वो एक आउट ऑफ ट्यून विद द पॉलिटिक्स हो जाते हैं। ये बात मैं कहता हूँ तो इसके यथेष्ट कारण हैं। गांधी के बारे में ये ध्यान रखना जरूरी है कि गांधी का संघर्ष प्रतिपक्ष से ज्यादा अपने पक्ष के लोगों के साथ रहा है। इसकी जांच इतिहास नहीं कर रहा है, और इसी कारण से गांधी के कई ऐसे रूप निकल करके आ रहे हैं जो कि आज हमको उस सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत गांधी के समक्ष क्रांतिकारी गांधी को रखने के लिए विवश कर रहे हैं। और यही वो बात है जिससे कि अंतिम महीनों के गांधी हमारे लिए एक रैडिकल गांधी बनकर उपस्थित होते हैं। लुई फिशर का जिक्र आया है और राजाराम जी ने किया था। लुई फिशर के साथ एक वक्तव्य में गांधी कहते हैं कि लोग जो है क्रांतिकारी हो जाएंगे या एक तरह से बलवाई हो जाएंगे, और ये बात अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप गलत कहते हैं। मतलब एकदम रैडिकल। बिपिन चंद्र ने भी इसका उल्लेख किया। रमाशंकर जी ध्यान दीजिएगा कि ये जो गांधी हैं 42 में, ऐसा नहीं है कि ये गांधी पहली बार समझ रहे हैं। एक फ्रैंकल की किताब है, कोई पढ़ता नहीं है इन दोनों, फ्रैंकल की किताब बहुत जरूरी किताब। उसमें वो कहते हैं कि गांधी जी जो हैं वो समझते थे इन सब बातों को, लेकिन चाहते थे कि हमारा प्रतिपक्ष जो है वो बंटे, हमारा पक्ष ना बंटे। इसीलिए न वो जमींदारों को छोड़ना चाहते थे, ना पूंजीपतियों को छोड़ना चाहते थे, और पूरी प्रक्रिया में लोक शक्ति को मजबूत करना चाहते थे। और इसी कारण से शुरू से ही वो लोगों को समझाते थे कि आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, छोड़ दो अपना हिस्सा, लेकिन आपस में मत लड़ो। और ये बात मुझे सबसे अधिक सर फ्रैंकल ने समझाई, जो एक अमेरिकन है। एक अमेरिकन ने इतनी बढ़िया थीसिस दी है इस बारे में, मैं अभिभूत रह गया उसको पढ़ करके, कि गांधी को समझने की ये जो उसको ग्रेजुअलिज्म कहते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, और अहिंसा जो है वो एक प्रक्रिया को तोड़ देती है
और फिर जब आप अहिंसा से हटते हैं तो फिर जहां आप टूटे हैं वहां से फिर नई यात्रा आपको शुरू करनी पड़ती है। ये बात गांधी की बात वो कोट करते हैं। इसलिए गांधी को, जिस गांधी का जो संस्करण हमारे पास उपलब्ध है, वो हमें गांधी के बारे में ठीक से समझने में सहायक नहीं होता है। ये मेरी एक ऐसी बात है जिसको मैं सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि गांधी इस देश में पूजे जरूर गए हैं लेकिन समझे शायद कम गए हैं, शायद कम गए हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक विद्वान के मुंह से सुन रहा था कि एक व्यक्ति जो अमेरिकन है, उसने अपनी डायरी में लिखा है, गांधी उस वक्त जीवित थे, उस डायरी में लिखा है उसने कि गांधी का क्या होगा। इतिहास के लॉजिक के हिसाब से गांधी को मरना होगा। ये उनकी डायरी में गांधी की, आप आचार्य जी बैठे हुए हैं, ये सुधीर चंद्र ने एक जगह उल्लेख किया है इस बात का, गांधी को मरना होगा। इतिहास का वो कौन सा लॉजिक है जो ये कह रहा है गांधी हत्या के पूर्व कि गांधी को मरना होगा। मैं जाता हूं 31 मई 1947 को जो गांधी ने जो वक्तव्य दिया है उसकी तरफ। गांधी लगभग, जिसको मैं विलाप कह रहा हूं, अतिरेकी लग सकता है लोगों को, लेकिन गांधी हताश हो चुके हैं, गांधी निराश हो चुके हैं उनसे जिनके साथ उन्होंने 20-25 सालों से काम किया था और उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश की थी, और अपने जैसा नहीं, मतलब अपनी धारा के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। गांधी का ये फेलियर क्या गांधी का फेलियर है? मुझे लगता है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये फेलियर कैसे है और किसको कैसे समझा गया है, इसके लिए मुझे निर्मल कुमार बोस की याद आती है। निर्मल कुमार बोस ने शुरू में ही 1934 में ही कई चिट्ठियां लिखी हैं, वो चिट्ठियां दबा दी गई थी। वो जो चिट्ठियां हैं उसमें वो कहते हैं, गांधी को सावधान करते हैं कि आप जिनके सहारे या जिनको समझते हैं कि वो आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस दिन आपकी जरूरत खत्म होगी उस दिन आपको ये छोड़ देंगे। ये पत्र है निर्मल कुमार बोस का, और ये बात अब तो सामने आ चुकी है। तो गांधी एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें उनके पक्ष के लोग भी उनको समझ रहे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पक्ष इतिहास को रखना होगा। दूसरी बात, इसमें एक बहुत ही चोट करने वाली बात मैं कहता हूं कि गांधी के साथ एक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से लगभग ये दृढ़ निश्चय करके कि मुस्लिम और हिंदू को साथ लेकर चलना है, और उन्होंने तमाम तरह की कोशिशें की कि हिंदू और मुसलमान एक साथ आएं और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ें। और उनका राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, ये तो आप कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या कुछ नहीं किया। मैं कोट कर रहा हूं एक पात्र को जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास का पात्र है। वो कहता है कि क्या नहीं किया गांधी ने मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए, लेकिन उन्होंने गांधी का विश्वास नहीं किया। ये वाक्य है, मैं सर उद्धृत कर रहा हूं। और क्यों नहीं किया? और ये कहते हैं, वही पात्र कहता है, मुस्लिम पात्र जमील नाम का, सीधी सच्ची बातें अगर उपन्यास का नाम मैं करता हूं, मैं इतिहास और साहित्य को मिलाना चाहता हूं इस प्रक्रिया को समझने में, इसलिए मैं उन झूठा सच को लाना चाहता हूं, मैं मेरी तेरी उसकी बात को लाना चाहता हूं, और भगवती चरण के उपन्यास को लाना चाहता हूं। ये कम नहीं है इतिहास की पुस्तकों से। इनके माध्यम से हम उस समय के राजनीतिक यथार्थ से, ऐतिहासिक यथार्थ से परिचित हो सकते हैं। वहां वो कहता है कि गांधी का जो प्रोजेक्ट है वो स्वामी दयानंद का प्रोजेक्ट है, उससे भी खतरनाक आदमी है ये गांधी। स्वामी दयानंद से भी खतरनाक व्यक्ति गांधी है। और ये बात कह रहा है जमील, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। उसकी पीड़ा भयानक पीड़ा है सर, आप गौर करिएगा, इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये बात क्यों कह रहा है। मैं जिस सवाल को छोड़ रहा हूं आपके लिए, ताकि वो बात बन सके जिससे कि हमको पता चले कि हमको नया कुछ कहना पड़ेगा, तब जाकर के बात खुलेगी। अभी मैं इस बात की तरफ आपका इशारा कर रहा हूं कि नई बात को खोलने की ज़रूरत है, और इसमें बुनियादी जिम्मेवारी है इतिहासकारों की, बुद्धिजीवियों की, कि वो पूरी चीज़ को टेबल पर रखें और तब समझें और समझाने की कोशिश करें कि हमारे देश में जो घट रहा है या घटता रहा है उसकी वजहें क्या है। एक तो ये धारा थी जिसको हम कहते हैं गांधी की, कांग्रेस की और तमाम तरह की चीज़ें। दूसरी धारा थी जिसको हिंदू राष्ट्रवादी धारा कहते हैं।
मैं उसको अपनी सुविधा के लिए सावरकराइट्स कहता हूँ, सावरकराइट्स कहता हूँ। वो शुरू से ही ये जानते हैं कि ये दुश्मन है, ये शत्रु है, इनसे लड़ना पड़ेगा और इनको मार के भगाना पड़ेगा। हमको शक्ति की ज़रूरत है, आर्मी की ज़रूरत है। हमको ये समझाना पड़ेगा कि स्वाधीनता जो है भीख में पाने की चीज़ नहीं है, स्वतंत्रता हासिल करने की चीज़ है। वो हमेशा कंसिस्टेंटली यही बात कहते रहे और उसके बाद उनके जो इक्वेशंस, पॉलिटिकल इक्वेशंस बनते हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन तीसरी जो धारा है वो धारा जिसको मैं एम.एन. रॉय की धारा कहता हूँ। दुर्भाग्य से एम.एन. रॉय के दर्शन पर लोगों ने कम ध्यान दिया है। एम.एन. रॉय की बात को समझने के लिए और एम.एन. रॉय से जयप्रकाश नारायण की तक जाने के लिए जिस तरह की वैचारिक जद्दोजहद की ज़रूरत थी, उससे हमने अपने को बचाया है। और एम.एन. रॉय की जो ये धारा थी, एम.एन. रॉय को अगर आप देखिएगा तो हमारे लिए स्वाधीनता आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुक्ति का आंदोलन बिल्कुल नहीं था। वो एक दूसरे तरह के समाज के निर्माण का मामला था। और इस कारण से ये जो तीसरी धारा थी, जिसको हम लोग कहते हैं, कोई प्रगतिशील कह सकता है, कोई वामपंथी कह सकता है, कुछ भी कहना चाहे, ये जो तीसरी धारा है, इसने आज़ादी को दूसरे रूप में देखा। इसी धारा के लोगों ने भी ये कहा था कि ये आज़ादी झूठी है। तो जो ये कहता है कि ये आज़ादी झूठी है, और यहाँ देखिएगा दिलचस्प बात ये है, क्या इंटरेस्टिंग एक मौका बनता है हमारे लिए कि जिसको हम लोग कहते हैं सभी वामपंथी नहीं, लेकिन वामपंथियों से कुछ लोगों ने कहा था कि आज़ादी झूठी है, और जिसने कहा था वो आपके उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति है और बड़ा कवि, महाकवि है। वो कहा माउंटबेटन छाप आज़ादी कहा किसने? वो भी एक बड़ा आदमी है। आप यशपाल को पढ़िए, यशपाल में क्या है, और यशपाल को आप नहीं कह सकते कि वो देश के विरुद्ध सोच रहे थे, वो भी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जिसको दक्षिणपंथी कहा जाता है, उनके लोग भी कहते थे कि ये आज़ादी झूठी है। तो आज़ादी सच्ची किसकी थी? गांधी की तरफ मुड़िए, आज़ादी के दिन गांधी कलकत्ता में दूसरा कोई काम कर रहे हैं। अब देखिए ये वो पॉइंट हैं जिस पर कि आपको रुकना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि जिस तथाकथित नॉन वायलेंट मूवमेंट की परिणति के रूप में हम आज़ादी को देखना चाहते हैं, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। और जब तक इस चीज़ को नहीं छूइएगा, इतिहास आपकी मदद नहीं कर सकता। इतिहासकारों ने, मैं बहुत दुख के साथ आपसे ये शेयर करता हूँ, इतिहासकारों ने पूरे सच को बयान करने का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने कोशिश ये की कि ये सारी चीज़ें दब जाएं और ये चीज़ें ज़्यादा न उभरें, और राष्ट्र निर्माण के क्रम के लिए जो संकल्प उन्होंने ले रखा था, उस संकल्प के कारण इस तरह का इतिहास एक निर्मित किया जाए जिसमें ये लगे कि इसने, जिसको हम नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं, इस रेवोल्यूशन का महिमागान हो और उसके बाद लोगों को ये लगे कि हमने एक बिना खड़ग बिना ढाल दे दी हमें आज़ादी वाला जो डिस्कोर्स है वो चल निकले। ये बहुत भ्रामक है। ये मेरी बात का आधा हिस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बात से ये जो हमारी आज की बातचीत का विषय है, उसका सीधा संपर्क नहीं बनता, बल्कि लगता है कि जैसे अपोजिशन की बात हो गई, इसकी विरुद्ध बात हो गई। लेकिन इसके पक्ष की बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। गांधी को लेकर हम लोग असहज होते हैं, गांधी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, और गांधी को हम लोग जब संकट में होते हैं तो याद करते हैं। ये तीनों बातें सच हैं। हम उनसे इंगेज करते हैं, उनके विरुद्ध में ही बातें करते हैं और कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि आप जो कह रहे हैं अंग्रेज को हम ऐसे समझा देंगे। अंग्रेज के समझने वाले लोग हैं। ये जो कट्टर मुसलमान हैं वो समझने वाले लोग हैं। जिन्ना क्या समझने वाले आदमी हैं, आदि आदि। इस तरह हम लोग चढ़ जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट ने आपने क्या कर डाला, सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने क्या सलूक कर दिया, भगत सिंह के लिए आपने कुछ नहीं किया, और भी तमाम उदाहरण हम याद दिला सकते हैं। लेकिन गांधी जी क्या कर रहे थे? गांधी जी को समझना सिर्फ और सिर्फ इतिहास से संभव नहीं है। इतिहास में व्यक्ति का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके जो डायनेमिक्स होते हैं, वो आपको किसी चीज को समझने में मूल रूप से सहायक हो जाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट का अपना एक डायनेमिक्स होता है। कॉन्टेक्स्ट का अपना एक डायनेमिक्स होता है। इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप उसी बात को
किसी व्यक्ति को, किसी विचार को परखने लगिएगा तो ये संभव है कि वो विचार थोड़ा कमज़ोर लगे, कॉन्ट्रडिक्टरी लगे। लेकिन विचार के भीतर ट्रेडिशन से चलकर निकलकर आने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो जिस तरह से जुड़ती हैं और विचार के चलने के क्रम में उसके भीतर जो शक्तियाँ पैदा हो सकती हैं उसके बारे में सोचना होगा। और वहाँ महज हिस्टोरिकल होना काफ़ी नहीं है। मैं हिस्ट्री को एक खास अर्थ में यहाँ व्यवहार कर रहा हूँ। इतिहासकार का काम जो बना दिया गया है, आप चाहें तो इतिहास की वो दार्शनिक व्याख्या भी कर सकते हैं जहाँ अतीत का संपूर्ण ब्रह्मांड आपके सामने खुले, लेकिन वैसा इतिहास तो लिखा नहीं जाता। हम तो मूलतः नेशन स्टेट की तरफ से इतिहास को देखने की अभ्यस्त रहे हैं। इसीलिए हमारी चिंताओं में राहुल सांकृत्यायन भी इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन वो इतिहास हमारे इतिहासकारों ने माना क्या? कोई नहीं मानता। वो चाहते हैं इतिहास को एक खास तरीके से, अभी रमाशंकर जी कह रहे थे, कोई प्रजा बना रहा है, कोई नागरिक बना रहा है और कोई वोटर बना रहा है। क्या जनता सिर्फ और सिर्फ प्रजा बनने के लिए, नागरिक बनने के लिए और वोटर बनने के लिए है? प्रजा जिसको आप कह रहे हैं, जिसको जनता कहते हैं, उसके भीतर इतिहास का कितना फैलाव है। अगर आप उसकी तरफ जाएं तो फिर आप दूसरी कहानी कहने लगेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इतिहास की उंगली पकड़कर अतीत में जाना सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते में जाना है। अज्ञेय की एक पंक्ति है, शायद मैं कहीं वो कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि पगडंडियों की तरफ जाना जो है बहुत ज़रूरी है। वो जो पगडंडियों में जाना है वो उस अतीत की पगडंडियों में जो जाना है उसमें कितनी तरह की चीज़ें आपको मिलती जाएंगी और उन तमाम चीज़ों के भीतर से हमको समृद्धि हासिल करनी पड़ेगी। अतीत के बारे में एक गहरी दृष्टि पैदा करनी होगी। अब मैं आपको वर्तमान की तरफ ले चलता हूँ, और वर्तमान में ले चलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी जो दृष्टि हो गई है वो इतनी संकुचित हो गई है कि हम धर्म को भी पॉलिटिक्स द्वारा एप्रोप्रिएटेड होने दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स को धर्म ने मतलब खराब कर दिया है। मैं तो समझता हूं कि धर्म को पॉलिटिक्स ने खराब किया है। धर्म जो है वो बहुत गहरी चीज है। हमारे देश में राइट्स को लेकर के लड़ना जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं मानी गई। आप अगर पूरे इतिहास को देखिएगा तो अधिकार के लिए लड़ता हुआ भारतीय मनुष्य उतना सुंदर नहीं लगता है। भारत में जिसको हम लोग ड्यूटी कहते हैं, ये ड्यूटी जिसको जो जिम्मेदारी है, त्याग, समर्पण, इस तरह की वैल्यूज की ज़्यादा प्रतिष्ठा हुई है। और ये साभ्यतिक दृष्टि जो है, ये जो साभ्यतिक दृष्टि है, ये साभ्यतिक दृष्टि की तरफ इतिहासकार जाना नहीं चाहता है। ये इतिहास की सीमा बन गई है और इस कारण से मुझे वो दार्शनिक ज़्यादा गहरे लगने लगे हैं जिन दार्शनिकों ने नेशन स्टेट नियंत्रित जिस इतिहास को हमारे यहाँ अतीत का कस्टोडियन बना दिया गया है उसको वो क्वेश्चन करता है। मैं कहता हूँ उस दृष्टि की वापसी संभव है। साहित्यकारों में वो दृष्टि मिलती है हमको। तो मैं ये प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि अतीत का कस्टोडियन सिर्फ और सिर्फ इतिहासकार को न माने, क्योंकि इतिहासकार, भारत का इतिहासकार जिस रूप में उसका विकास हुआ है उसमें लेकिन वो इतिहासकार वही बात कहेगा जो उस समय के सत्ता के पक्ष के लिए अनुकूल होगा। बाकी जगह उसकी चुप्पी रहेगी। ये सिर्फ इतिहासकारों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो तमाम लोग पक्ष के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं उन सबके लिए ये बात लागू होती है। इतिहास चूंकि प्रसंग में यहाँ ज़्यादा आ रहा है इसलिए मैं इतिहास की चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए इतिहास में लौटते हुए हमेशा हमको इस बात के लिए सचेत रहना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन को लेकर के इस पर चर्चा ना करें। गांधी ने, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, 31 मई 1947 को जो भाषण दिया है उस भाषण को आप उन्होंने जो कहा है उसको ही सुनिए सिर्फ, और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जो भाषण का क्रम है सौभाग्य से वो आप सुन सकते हैं। आज वो सुन सकते हैं और उसको सुनते हुए आप महसूस करेंगे कि गांधी जो कह रहे हैं, जब गांधी बोल रहे हैं
तो वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। गांधी बार बार लोगों को चुप करा रहे हैं कि बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए। गांधी को कोई सुन नहीं रहा है। गांधी इस बात को दोहराते हैं कि आज मेरी कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन गांधी को इस बात का इल्म था कि लोग सुनेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो बात कह रहे हैं उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं होगी, और वो जो प्रासंगिकता है, वो प्रासंगिकता क्यों और कैसे है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं 5 मिनट और बोल सकता। हाँ मुश्किल, मैं थोड़ा ये एक वाक्य मुझे बहुत आकृष्ट कर गया। ये जो नोट लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। हिंसा में फंसी सभ्यता, हिंसा में फंसी सभ्यता, ये एक वाक्य है का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये कौन सी सभ्यता है जो फंस गई है? और 1892 या 94 से ही इसी सभ्यता का विरोध क्या गांधी नहीं कर रहे थे, जिसको दानवी सभ्यता हिंद स्वराज में कहते हैं? क्या ये वही सभ्यता नहीं है जो फंस गई है सभ्यता? अगर ऐसा है सर, तो निर्मल वर्मा जिस तरह से इस पूरे प्रश्न पर लौटते हैं उसका कोई रेलिवेंस है या नहीं है? या बहुत सारे लोग जो एंटी मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न नहीं, जो लोग, कुछ लोग एंटी मॉडर्न थे, उनको पोस्ट मॉडर्न कह के उनको किनारे किया गया, लेकिन जो एंटी मॉडर्न लोग थे वो क्या सवाल नहीं उठा रहे थे? और क्या ये सवाल सिर्फ और सिर्फ किरकेगार्ड और वो तमस्तित्ववादियों का ही सवाल था? ये क्या हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के भीतर सोचने वाले लोगों का सवाल नहीं था क्या? अगर था, अगर ये सभ्यता को फंसना ही था, अगर इस सभ्यता को यहीं पे ख़त्म होना था कि लाखों लाख मछलियाँ मर रही हैं, तैर रही हैं, और उसकी सूचना तक लोगों तक पास नहीं पहुंच रही है, जंगल जल रहे हैं, और जंगल जलने से जो पीड़ा हमको होनी चाहिए, वो पीड़ा हमारे भीतर पैदा ही ना हो, इसके लिए पूरा सूचना तंत्र इसी रूप में काम कर रहा है। हमारा जहाज डूब रहा है और हम सोच रहे हैं कि किसी न किसी से हम लोग निकल आएंगे। ये नहीं निकल सकती है सभ्यता। ये सभ्यता का जहाज डूबना ही है अगर इस राह पे इसको चलना है। ये बात कोई आज की नई बात नहीं है सर। 19वीं शताब्दी में एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग, कोई दुनिया में तोलस्टॉय से बड़ा कोई साहित्यकार नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। कार्ल मार्क्स अपनी तरह का एक दर्शन दे रहे थे, और तमाम लोगों ने, आप आज जिक्र कर रहे थे नोआरी का, जो हरारी का वो किताब जो सेपियंस और वो सब तीनों वॉल्यूम 2 पढ़ के देख लीजिए। हम लोगों को इतिहास ये बतलाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इतने लोगों को मार दिया, और उसकी व्याख्या हो जाती है हिटलर विलन सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल है, उसने मार दिया लोगों को। इतने लोग युद्ध में मरे, प्रथम विश्व युद्ध में। और ये नहीं बताया जाता है कि उसी समय एक फ्लू हुआ था जिसमें उससे ज्यादा लोग मर गए थे। ये इतिहास का कंसर्न नहीं है, साहित्य में आया है ये, मतलब यशपाल ने लिखा है, निराला ने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है। हरारी कहते हैं, और ये दिलचस्प लगेगा आपको, आप लोगों के पास, हमारे पास समय नहीं होता अभी, तो हम लोग को 2 मिनट में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात चाहिए ताकि हम तीसरा मिनट सुन सकें। ये हमारी हालत हो गई है अभी, और ये भी इसका भी कारण है। उसने कहा है कि दुनिया में जितने लोग बारूद से मरे हैं, इसमें वो सभी युद्धों को शामिल करते हैं, उससे ज़्यादा लोग, कई गुना ज़्यादा लोग मरे हैं शुगर नामक बीमारी से। इतिहास उलटता हुआ नहीं दिखाई देता है हम लोगों को, दिखना चाहिए। ये शुगर, इसका विलन कौन है? हिंसा का तो हमने मान लिया, इसके लिए विलन हम खोज लेते हैं। चंगेज खान से लेकर के हिटलर तक, सद्दाम हुसैन को भी उसमें खड़ा कर देते हैं। लेकिन मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ बुश जो है, वो आज भी उसी पक्ष, दूसरी पक्ष में खड़ा है।
क्यों क्यों ऐसा हम हमारी दृष्टि इतनी संकुचित क्यों हो रही है कि ये शुगर जो आ गया है, ये जो 5 गुना 4 गुना का ले करते हैं, ये इसका विलन कौन है? और ये जो सभ्यता का जो पूरा मामला, सभ्यता का चक्का जो जाम हुआ है, इस सभ्यता ने किस तरह की हिंसा को जन्म दिया है। असली हिंसा अगर कहीं से बनती है, पकती है, जमती है और अब वो ऐसी जमी जा रही है, वो हिंसा जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं। वो नष्ट होने वाली हिंसा नहीं, वो जमीन के नीचे दबती जा रही है। जैसे प्लास्टिक जो है जमीन के नीचे दबने के बाद वो सड़ेगी नहीं, ये दूसरे तरह की हिंसा, ये दुनिया को तबाह कर देगी। आधुनिक जो सभ्यता है, इसी कारण से गांधी मुझे याद आते हैं बार बार। और ये प्रयोग हम लोग बहुत अटकते थे वहाँ में, दानवी सभ्यता, ऐसा कुछ ऐसा प्रयोग किया है, अगर मैं सही कह रहा हूँ, शैतानी सभ्यता, ऐसा कुछ क्यों कह रहे हैं गांधी? और कैसे गांधी कह रहे हैं 1909 में, और वो पूरी ताकत से बहस कर रहे हैं। गांधी के लिए बहुत आसान था सावरकर के साथ 1909 में जो उनकी बहस होती है, बहुत आसान था चुप रह जाना। लेकिन गांधी बोल पड़ते हैं, और बोलते वो हैं जो लोग सुनना चाहते हैं उससे विपरीत बात बोल रहे हैं। एक क्रांतिकारी ने अंग्रेज की हत्या की है, और गांधी में वो साहस है कि वो उस समय भी कह रहे हैं कि ये गलत रास्ता है। चित्तरंजन दास उनको बार बार समझा रहे हैं कि आप क्रांतिकारी के पक्ष में कोई वक्तव्य दीजिए, वो बोल रहे हैं मैं नहीं दे रहा हूं। और माफ कीजिएगा मित्रों, भगत सिंह के समय भी वही गांधी जिंदा है। हम आप इस बात पर बिफर पड़ेंगे कि गांधी को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या नहीं किया। क्या गांधी के लिए संभव था अपने उस दर्शन को छोड़ करके दूसरे दर्शन को समर्थन दे पाना? संभव नहीं था। कोशिश की, हम लोग उसको, उस कोशिश को यथेष्ट मान रहे हैं, कोई नहीं मान सकता। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि गांधी अपने तई, अपने तरीके से एक खास तरीके से अपने समय से संवाद कर रहे हैं और लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति में ये विभेद या द्वैध पैदा नहीं होगा। ये जो द्वैध जैसे ही पैदा होगा, और जब ये मानेंगे कि ये मेरा पक्ष है और ये प्रतिपक्ष है, लड़ाई कभी खत्म हो नहीं सकती है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। वो तभी खत्म होगी जब ये जिसको हम जो बाइनरी बना रहे हैं, इस बाइनरी में हम ये समझें कि हमारा प्रतिपक्ष भी हमारा शत्रु नहीं है, और हमारा जो मूल उद्देश्य है वो प्रतिपक्ष का हृदय परिवर्तन करना है। हृदय परिवर्तन शब्द बहुत एब्यूज्ड वर्ड है, और जैसे ही हिंसा की अहिंसा की बात आती है, कल बसंत जी भी कह रहे थे, लोग सोचते हैं कि एक गाल में थप्पड़ मारो, दूसरे गाल में मार दो। गांधी क्या महज इतनी ही बात कर रहे थे? इतनी ही बात कर रहे थे? बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे थे। वो बहुत बहुत साहस की बात कर रहे थे। और वो जो साहस की बात है, वो साहस कैसे पैदा होता है गांधी में? अपने सारे छोड़ गए, सभी लोगों ने छोड़ दिया था। राजमोहन गांधी को कोट कर रहा हूं, ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है। सभी लोगों ने गांधी को छोड़ दिया, सभी लोगों ने गांधी के सब चीज़ों को छोड़ दिया, लेकिन गांधी ने कहा कि मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। और ये राम कोई बहुत साधारण राम नहीं है। हर अंधकार में ये राम जो हैं उनके मार्ग प्रदर्शक होते हैं। ये राम उनको प्रेम करना सिखलाते हैं, और ये प्रेम ही वो बिंदु है जहाँ से अहिंसा की शक्ति का दर्शन, जिसको अहिंसा हम कह रहे हैं, उसके दर्शन होते हैं। गांधी एक विशेष अर्थ में हमारी सभ्यता की सात्विक शक्तियों के निचोड़ के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमारी सभ्यता के जो ऐसे स्रोत, अक्षय स्रोत जिसको कहा जा सकता है, जिसने हमको ऐसी ताकत दी कि हम अपनी सभ्यता पर अभिमान कर सकें और उसमें से सकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर पैदा कर सकें, उसका ही नाम गांधी है। लेकिन गांधी को हमने एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में बना करके गांधी की सीमा नहीं, पॉलिटिक्स की सीमा को सामने रखा है। पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये भी दोनों चीज एक चीज़ नहीं है। लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाएगा और उसके तर्क को ही सबसे बड़ा तर्क बना देगा, तो फिर बात गांधी तक नहीं पहुंचेगी, बात बीच में ही उलझ कर रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले जो ये मेरा अंतिम निवेदन है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमको ये समझना है कि हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ें,
तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से, और उसमें भी जघन्यतम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से वो काम नहीं किया जा सकता है। इसको समझना होगा। इस चीज को समझे बिना हम एक बेहतर स्वप्न की तरफ नहीं बढ़ सकते। और इसी क्रम में गांधी की उस पीड़ा से भी हम जुड़ जाते हैं, जहां वो बार बार एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी बुद्धि पर प्रहार करूंगा, आपके हृदय पर प्रहार करूंगा। ये प्रहार लेकिन भाले का प्रहार नहीं है मित्रों, ये प्रहार आपके विवेक को जागृत करने के लिए, आपको आपकी ड्यूटी का स्मरण कराने के लिए ही होता है। अगर इस तरह की चर्चा में अगर आप इस भाव को लेकर के आ सके, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। गिरिराज किशोर जी की किताबों को उलट पुलट कर आप सबने देखा होगा, उसके भीतर जो रनिंग थ्रेड है वो शायद इसी की तरफ जाने का है, ऐसा मुझे लगता है। जो भी सच्चे गांधीवादी हैं, सच्चे गांधीवादी और मिथ्यावादी, मैं वो उस तरह का अंतर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर गांधी के एसेंस को अगर पकड़ना है तो ये समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गांधी को समझकर हम गांधी को नहीं समझ सकते। और ना सिर्फ ये भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ गांधी को जो क्रेडिट देते हैं भारत की लड़ाई का, वो भी गांधी के संग चरम अन्याय करते हैं। वो गांधी को छोटा बनाते हैं, गांधी को एक ऐसी चीज़ में तब्दील करना चाहते हैं, अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी ओट लेकर वो एक पॉलिटिक्स कर सके, एक खास किस्म की राजनीति को आगे बढ़ा सके। उन मित्रों को जिनको ये लगता होगा कि ये मेरे जो स्वभाव है, जो मेरे विचार हैं, उससे इतर बातें हैं, मैं अपने पक्ष में एक व्यक्ति को खड़ा करना चाहता हूँ। और वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े इतिहासकार हैं, और वो हैं एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम ने एक असाधारण पुस्तक लिखी है 20वीं शताब्दी पर, एज ऑफ एक्सट्रीम्स। उसमें एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ में वो बतलाते हैं कि पूरी दुनिया में 19वीं शताब्दी में एक खास किस्म का आंदोलन हुआ था, जिसने कि उसके पहले की जो शताब्दियां थी उससे अलग हटकर एक दूसरे किस्म के समाज को पैदा करने की कोशिश की। और इन लोगों ने जिसको वो मिडिल क्लास नेशनलिज्म बताते हैं, मिडिल क्लास नेशनलिज्म उनके पैदा हुआ था। मिडिल क्लास नेशनलिज्म ने अपने ही लोगों से दूरी बनाकर एक खास किस्म की विचारधारा को सामने रखा, जिसको वो कहते हैं मिडिल क्लास नेशनलिज्म। एरिक हॉब्सबॉम, आप मेरी बात ना समझें, लेकिन एरिक हॉब्सबॉम की बात को जरा सुनिए, वो क्या कहते हैं। 1920 वो कहते हैं कि एक तरफ जनता हो गई और दूसरी तरफ मॉडर्न शक्तियां आ गई, और ये लड़ाई जो है ये बड़ी भयानक लड़ाई है। इस लड़ाई, बस एक मिनट, इस भयानक लड़ाई में अंततः जो हुआ वो ये हुआ कि बट गए हम बट गए। लोगों के लिए वो गाय का उदाहरण देते हैं। गोरक्षा जैसी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, और जो मिडिल क्लास नेशनलिज्म था उसके लिए वो चीज़ अलग हो गई। अब हॉब्सबॉम को मैं कोट कर रहा हूँ, एंड ही इज़ राइट। वो तिलक को कोट करते हुए कहते हैं कि ही वॉज राइट दैट वो जो गो रक्षा के पक्ष में जो चले गए तिलक, और जो शादी की उम्र के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया था, ही वॉज राइट बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग पीपल इनटू इट। और उसी काम को उसी ईडियम में बढ़ाने की कोशिश गांधी ने की थी, जिसको भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स समझ नहीं पाए। और ये जो मिडिल क्लास नेशनलिज्म था, ये अंततः जानता था कि हमको मॉडर्निटी की तरफ ही जाना है। जैसे ही उनको मौका, पावर मिला, वो उसी तरफ गए जिसके विरुद्ध ये लोग लड़ रहे थे। पहला मौका मिलते ही ये लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ ही गए, और ये तय था। और यही बात निर्मल कुमार बोस से लेकर के एरिक हॉब्सबॉम तक आती है कि इनको उधर ही जाना था। और ये बात सही है कि गांधी की ओट ली गई थी। ये बात उससे मैं डिराइव कर रहा हूँ। अगर गांधी की ओट लेकर कोई राजनीति करता है, कोई उस तरह की बात करता है, तो उसका भी विश्लेषण होना चाहिए। मैं उसका कोई पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब आकर के इस विषय पर खुलकर बातचीत करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें
और कुछ नई चीज़ों की तरफ बढ़ सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।